गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए वैक्सीन। आप लोगों के द्वारा इसको पूछा गया था और आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो इसलिए मैंने इसके लिए प्रॉपर नोट्स को प्रिपेयर कर लिया। तो समझते हैं डीएनए वैक्सीन क्या होता है। डीएनए वैक्सीन का यूज़ करके दो वायरसेस के प्रति हमारे लिए क्या किया गया, मतलब वैक्सीन को प्रिपेयर किया गया। ठीक है, मतलब क्या है कि डीएनए वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो दो वैक्सीन है वो बहुत ही कॉमन है और मेरे ख्याल से ये दो वैक्सीन आप सभी को आपके बचपन में ज़रूर लगा होगा। याद होगा जब हम 5 साल तक के थे तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए ले जाते थे। इसका कैंप हमेशा जो गवर्नमेंट जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे इसका कैंप लगता था और हम वहाँ पे जाते थे पीने के लिए। और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी लगा था जब आप सभी का और मतलब कॉन्वेंट स्कूल में जब आप लोग का एडमिशन हुआ था तो उसमें क्लास 6 में हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जब लगा था तो इन दोनों वायरसेस के प्रति जो वैक्सीन का निर्माण जो किया गया था वो डीएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही किया गया था। डीएनए वैक्सीन से जो वैक्सीन का निर्माण किया जाता है उस प्रोसेस का पूरा नाम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। अब रिकॉम्बिनेंट का मतलब हमेशा याद रखना कि जो रिकॉम्बिनेंट होता है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक डीएनए के फ्रेगमेंट को दूसरे डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ जब हम जोड़ देते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो हमारा डीएनए फिर उसके बाद तैयार होगा जुड़ने के बाद तो उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे बनाया गया था आज आपको पता चलेगा कि आपके अगर कोई भी और छोटी बहन है जिसका एडमिशन होना है और उसको भी मे बी अगर सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन होती, कोविड-19 नहीं होता तो उन सबको भी ये हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शंस लगते, लेकिन आप सबको लगे हैं, मुझको भी लगा है। तो समझते हैं कि इसके और पोलियो ड्रॉप हम सभी ने पिया है अपने बचपन में। तो इसकी वैक्सीन को किस तरह से प्रिपेयर किया गया था, कैसे बनाया गया था, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे ख्याल से आपको ज़रूर इसको पढ़ के मज़ा आने वाला है। ठीक, तो कोई भी जो वायरस होता है ना, ठीक है, तो वायरस सपोज़ करो ये वायरस है तो वायरस के ऊपर एंटीजन मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये एंटीजन जो वायरस के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे एंटीजन प्रेजेंट होता है वायरस के सरफेस के ऊपर, जिनको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है तथा एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में जब भी कोई वायरस का अटैक होता है तो उस वायरस के प्रति हमारी बॉडी किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। लेकिन वायरस अगर बहुत ख़तरनाक टाइप का हो, जैसे हेपेटाइटिस बी जब वायरस आया था शुरू में तो ये बहुत ही डेंजरस था और इसकी वजह से कई लोगों की जान गई। पोलियो जब आया था तो इसकी वजह से कई बच्चे क्या हुए, विकलांग हो गए। तो ये जब आया था तो बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस वायरस था और जितने तेज़ी से ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा था ना, उतनी तेज़ी से हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये वायरसेस बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर क्या हो जा रहे थे, हेवी हो जा रहे थे, मतलब उनका वर्चस्व ज़्यादा स्थापित हो गया था। तब अब इस तरह के जो वायरसेस होते हैं उनकी वैक्सीन को किस तरह से बनाया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एंटीजन का मतलब क्या होता है। एंटीजन का अर्थ है कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब किस तरह से इसका प्रोसीजर क्या था वो आगे है। वायरस के जीनोम डीएनए के उस पार्ट को निकालते हैं। ठीक है, मतलब डीएनए वैक्सीन किस तरह से बनाया जाता है ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो वायरस के जीनोम डीएनए के उस पार्ट से निकालते हैं जो एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि कोई भी वायरस है, ठीक है, तो वायरस के अंदर क्या होता है, या आरएनए होता है या डीएनए होता है। तो सपोज़ करो ये जो हेपेटाइटिस बी था ना, इसके अंदर इसके अंदर क्या था, आपका डीएनए का फ्रेगमेंट मौजूद था। ठीक है, अब इस डीएनए में से हम उस डीएनए पार्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं जो इस एंटीजन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे हमारे भी डीएनए में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें कुछ सेगमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे
हमारे आँखों का कलर, हमारी बॉडी शेप, मतलब अलग जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, जितने भी सारे विशेषताएं हमारी बॉडी में हैं, उतने ही सारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक हमारी बॉडी में सेंटर्स होते हैं, स्पेसिफिक डीएनए होते हैं उसके लिए। तो उस स्पेसिफिक डीएनए के फ्रेगमेंट को हम इस वायरस के जीनोम से अलग करते हैं, जो कि इस एंटीजन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वायरस के जीनोम मतलब डीएनए से उस पार्ट को निकालते हैं जो एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फिर डीएनए को हम क्या करते हैं, निकाले गए डीएनए को प्लाज्मिड वेक्टर से लाइगेट करवाया जाता है। प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड का मतलब होता है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल सेल होती है ना, बैक्टीरियल सेल में एक आपका तो क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, और एक आपका और रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट। ठीक, तो उसी को जो इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट जो रहता है उसी को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये जो हमने डीएनए के पार्ट को इसमें से काट के निकाला है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड के में उसको हम जोड़ने का, लाइगेट मतलब होता है जोड़ने का, हम प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके साथ लाइगेट करवाया जाता है। और बैक्टीरिया मोस्टली कॉमनली यूज़ किया जाता है इसेरेशिया कोलाई। ठीक, फिर ई कोलाई में सिंथेसिस करते हैं। जब हमने क्या करते हैं, निकाले गए उस डीएनए के फ्रेगमेंट को जब हम प्लाज्मिड वेक्टर के साथ अटैच करवा देते हैं तो बैक्टीरियल सेल भी बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे एंटीजन का वहाँ पे मतलब उस डीएनए फ्रेगमेंट का जो कि एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे क्या होने लगता है, उसका मतलब उसका सिंथेसिस होने लगता है, उसका निर्माण होने लगता है। फिर एंटीजन पार्टिकल को आइसोलेट करते हैं। जब बहुत सारा एंटीजन जब बन जाता है ना, तो हम एंटीजन को वहाँ से क्या करते हैं, उस बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट कर लेते हैं। फिर सस्पेंशन बनाया जाता है, मतलब एक ऐसा माध्यम बनाया जाता है जिसमें केवल वही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। फिर जो सस्पेंशन होता है को इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो होते हैं वो दो प्रकार के लगते हैं। एक इंजेक्शन दिया जाता है इंट्रावेनस, ठीक है, जो नसों के अंदर दिया जाता है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, और एक होता है मस्कुलर, आपके मसल्स में जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको बोलते हैं, के रूप में हमारे बॉडी में उसको डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडीज़ में जैसे ही इसका एंटीजन, बस इसका एंटीजन पार्ट को यहाँ से लिया गया है, जैसे ही एंटीजन पार्ट हमारी बॉडी में पहुँचता है तो वहाँ पे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और एंटीबॉडीज़ के द्वारा एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि टी मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है, जो क्या करती है, याद रखती है कि किस तरह से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ था, जिससे अगर कभी एक्चुअल में एलाइव वायरस का अटैक होता है तो इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा एलाइव वायरस को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये था पूरा जो प्रोसीजर, मतलब वायरस के डीएनए से ही किस तरह से हम वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए वैक्सीन। अब यहाँ पे मैंने उसको शॉर्ट में लिख के रखा है, तो इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हेपेटाइटिस वायरस, मतलब हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। हमने एक वायरस को पकड़ा, फिर उस वायरस से हमने उस डीएनए को अलग किया, और डीएनए के भी हमने उस पार्ट को हमने वहाँ पे अलग किया जो कि एंटीजन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब देखो, सपोज़ करो, मैं बिल्कुल इस टॉपिक से हट के आपको कुछ बताने जा रही हूँ। सपोज़ करो ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है। इस डीएनए में इस तरह से कुछ भाग होते हैं। ठीक, अब सपोज़ करो ये वाला जो आपका भाग है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इस पार्ट के कारण हमारी बॉडी में क्या बनता है, हमारी बॉडी में सपोज़ करो कि इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है इस पार्ट के कारण। तो सबसे पहले क्या होगा, इस डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जिसको कि हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है और इस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। फिर प्रोटीन अलग मतलब अटैच होके फिर वो हार्मोन का निर्माण वो उससे कर लिया जाता है। इसी तरह से एंटीजन का भी फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले जो वायरस होगी वो जब उसमें जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी तो वो एंटीजन का पार्ट बनाएगा, एंटीजन बनाने के लिए जो भी संदेश चाहिए। ठीक है, एमआरएनए यहाँ पे क्या करता है, एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए करता क्या है, उसके पास कुछ कोड्स आ जाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के, मतलब उसके पास ये संदेश होता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड को जोड़ना है और जोड़ने के बाद हमें क्या करना है,
प्रोटीन या हार्मोन का फॉर्मेशन करना है। तो ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स में, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना है। यहाँ बस जस्ट मैंने आपको एक जनरल वे में समझाने की कोशिश की है कि मैं यहाँ पे बताना आपको क्या चाहती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है हम उस वायरस को लेते हैं, उससे हम उसके डीएनए पार्ट को अलग करते हैं और डीएनए के किस पार्ट को, जो एंटीजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पार्ट को। फिर जो वो पार्ट अलग किया हुआ है उसको हम प्लाज्मिक वेक्टर में क्या करते हैं, लाइगेट करते हैं, जोड़ देते हैं। फिर प्लाज्मिक वेक्टर को हम एस्चेरिचिया कोलाई में घुसा देते हैं। बैक्टीरियल सेल भी बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड करती है, तो एक एंटीजन से सैकड़ों उसकी एंटीजन की कॉपियाँ बन जाती हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे एंटीजन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस बैक्टीरियल सेल से उस एंटीजन को अलग करते हैं और सस्पेंशन को क्रिएट कर, सस्पेंशन का मतलब होता है जिसमें केवल एंटीजन मौजूद रहे, मतलब उसको एक तरह से शुद्ध करते हैं, केवल एंटीजन रहे, बाकी कुछ भी उसमें ना रहे। फिर जो केवल एंटीजन्स होते हैं उसमें उस सस्पेंशन को हम इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट करवाने का काम करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी का एक रिस्पांस जनरेट होता है और एंटीबॉडी बनती है और सारे के सारे एंटीजन्स को मार दिया जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है और मेमोरी सेल्स इस पूरी प्रक्रिया को, एंटीबॉडी बनने की पूरी प्रक्रिया को याद रखती है, जिससे कभी अगर अलाइव हेपेटाइटिस बी वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मेमोरी सेल है, ये फिर से क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, मतलब किलर टी सेल बनाएगा और उस वायरस की डेथ कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा डीएनए वैक्सीन का। इंटरेस्टिंग था और आपके एनसीईआरटी में केवल इसके बारे में एक शब्द के रूप में ये दिया हुआ था, लेकिन पर इसको मैंने, मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम आपको इससे भी पहले ही बहुत बार बता चुके हैं। कोविड-19 की जो वैक्सीन जो बन रही है वो भी कुछ इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बनाया जा रहा है। जैसे मैं आपको अगर इसका एग्जांपल दूँ, कुछ जो साइंटिस्ट हो रहे हैं, मैंने पढ़ा अभी कि कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो केवल उसके कैप्सिड, जैसे एक वायरस होता है तो वायरस के जो बाहरी आवरण है तो उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर उसका जीनोम मटेरियल डीएनए या आरएनए, वायरस में तो दोनों उपस्थित तो रहता नहीं है, केवल डीएनए रहेगा या केवल आरएनए रहेगा, तो इसको वो नहीं छू रहे हैं, वो केवल कैप्सिड को छू रहे हैं और कैप्सिड को यहाँ से अलग कर रहे हैं और इस कैप्सिड को ही क्या कर रहे हैं, वो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ बन रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट वर्क चल रहा है। कुछ तो जो साइंटिस्ट है वो पूरे के पूरे वायरस को ही ह्यूमन बॉडी में घुसा दे रहे हैं, लेकिन मृत करके। कुछ वायरस केवल इसके कैप्सिड को यहाँ से निकाल रहे हैं, प्रोटीन के खोल को यहाँ से निकाल रहे हैं और उसको ह्यूमन बॉडी में घुसा दे रहे हैं। अब देखते हैं सक्सेसफुल कौन होता है। फिलहाल जैसा भी हो, सब कुछ जल्दी से सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, यही बस उम्मीद हम लोग को रखनी चाहिए और इसी का प्रेयर करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।